दोस्तों, आज जो कहानी आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है रज़िया सज्जाद ज़हीर ने। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर में हुआ था। रज़िया सज्जाद मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। रज़िया सज्जाद ज़हीर की नमक शीर्षक की कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है कि क्या धर्म मज़हब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति लगाव है कि ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? तो दोस्तों, आज की कहानी नमक। उन सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। किस कदर वे उसकी माँ से मिलती थीं। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं। कल ही सुबह जा रही हैं लाहौर अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनते ही वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठीं और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे? हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगीं और सफ़िया के सलाम का जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगीं, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थीं, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यों गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत थी कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के ले जाऊंगी, जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत करेंगी। कानून।
फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कोई मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, और उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वे ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें। कोई चांदी सोना नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरीं, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले जा नहीं पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही बात दिमाग की, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतरी हो जाती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसने सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें तो कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसे ही रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो? मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुटलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किन्नुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किन्नुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। इधर से केले, उधर से किन्नू, सभी ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा, और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता और देवों, खौफनाक भूतों, राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहद से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब हो नहीं सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। फिर वह किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास, फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े और सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी, और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? उन सबके और सफ़िया के बीच एक सरहद थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी,
और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता हुआ दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता हुआ उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में बसी हुई मौलसरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे दो बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किन्नुओं से लबालब टोकरी पर जा पड़ा था। ठंडे रसीले किन्नू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह टिकट हाथ में दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाह जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि यह टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आ गई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पर्स, उसका पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थीं। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे से सफ़िया की हिम्मत बढ़ी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर उसे गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ खिसकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात ख़त्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह से लपेटा और ख़ुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अब भी उनका ही वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक सी ही थीं,
जिन्हें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी सी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथ में थीं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था तो उन नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर से सफ़िया की ओर ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था। वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग दोनों मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेज़ी के कुछ धुंधले शब्द लिखे थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1940। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़क्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तब आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नज़रुल और टैगोर को हम बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना मेरा वतन ढाका है, उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है, सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की बात ही क्या। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और ख़ुद उसके बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी।